हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुजम्मिल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा चैनल मुजम्मिल हुसैन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। ये विज्ञान क्लास 10 की एनसीईआरटी है। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। आप पहले से ही पढ़ चुके हैं कि जो भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद होता है, जो भोजन में अम्ल एवं क्षारक विद्यमान होता है, इसके कारण होता है। आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित हो तो आप कौन सा उपाय या उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन देंगे, सही हो जाएगा। उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, यानी कि अगर अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। आप जानते हैं कि अम्ल जो होता है इसका स्वाद खट्टा होता है तथा ये नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। जो अम्ल होता है इसका स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जबकि क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये ब्लू लिटमस को क्या कर देता है? ये रेड लिटमस को कर देता है नीला कर देता है। ठीक है। लिटमस का एक प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस कैसा होता है? एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा सूचक है। क्या आपने अब कभी ध्यान दिया है कि सफ़ेद कपड़े पर लगे सब्जी दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वो फिर से पीला रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच करने के लिए आप संश्लेषित यानी कि सेंसिटिव सूचक जैसे मेथाइल ऑरेंज एवं फिनाइल्फ्थीन का भी उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे को प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्या आप जानते हैं कि लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है? जो लिटमस विलयन होता है ये बैगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलाफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। जो लिटमस होता है ये लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है ये थैलाफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस के विलयन में जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारकीय, तब ये बैगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिया, पेटोनिया एवं जोरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचक करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक को किस प्रकार समझेंगे? क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी 2.1 विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि विज्ञान की प्रयोगशाला से HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिडिक अम्ल CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयनों के एक नमूने को एकत्र कीजिए। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वाच गिलास में बारी बारी से रखिए एवं सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों को उसकी जांच कीजिए। लाल लिटमस, नीले लिटमस, फिनाइल्फ्थीन एवं मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ लाल लिटमस, नीले लिटमस, फिनाइल्फ्थीन एवं मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में क्या परिवर्तन होगा? आपने परीक्षण को सारणी 2.1 में लिखिए।
रंग में परिवर्तन के द्वारा ये सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल या क्षारक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी गंध अम्लीय होगी या क्षारीय माध्यम में भिन्न होगी। इन्हें गंधीय ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। आइए इनमें से कुछ सूचकों की जांच करें। क्रियाकलाप 2.2 बारीक कटी हुई प्याज लें, स्वच्छ कपड़े से उसको टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए, थैले में कस कर बांध दीजिए तथा पूरी तरह रात भर उसको फ्रिज में रख दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक के जांच के लिए किया जा सकता है। इनमें से 2 टुकड़े लीजिए एवं उसकी गंध की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें से एक टुकड़े पर HCl विलयन के कुछ बूंद डालें और दूसरे टुकड़े पर NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के कुछ बूंद डालें। दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उनकी गंध की पुनः जांच कीजिए। अपने प्रेक्षणों को लीजिए। अब तनु वेनिला एवं लौंग का तेल लीजिए तथा इनकी गंधों का जांच कीजिए। एक प्रणाली में तनु HCl विलयन एवं दूसरी में तनु NaOH का विलयन लीजिए। दोनों में तनु वेनिला एस्टेट की कुछ बूंदें डालकर उसे हिलाइए। उसकी गंध की पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई परिवर्तन या बदलाव है तो उसे दर्ज कीजिए, उसे लिखिए। इसी प्रकार तनु HCl एवं तनु NaOH के साथ लौंग के तेल क्लोव ऑयल की गंध में आए परिवर्तन की जांच करें। अपने प्रेक्षण को दर्ज कीजिए। आपके प्रेक्षण के आधार पर वेनिला प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंधीय सूचक की उपयोग किया जा सकता है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। अम्ल एवं क्षारक के धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं। क्रियाकलाप 2.3 चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण उपव्यवस्थित कीजिए। एक प्रणाली में लगभग 5 ml तनु HCl यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए। इनमें दानेदार H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, एवं दानेदार जिंक के टुकड़े लीजिए। फिर उसके बाद में दानेदार जिंक के टुकड़े को सतह पर आप क्या देखते हैं। उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रभावित कीजिए। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं। जलती हुई मोमबत्ती के गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए। आप परीक्षण में क्या पाते हैं। कुछ अन्य अम्ल जैसे HCl HNO3 तथा CH3COOH के साथ ये क्रियाकलाप दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में आपका प्रेक्षण समान है या अभिन्न, इसको बताइए। दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के साथ में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाती है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल, उसके बाद में धातु, तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब अम्ल और धातु आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आपने जिन अभिक्रियाओं का परीक्षण किया है, क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं। इन अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिखा जा सकता है। NaOH प्लस जिंक, जब दोनों गिव्स आउट, ये विस्थापित हो गया। दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, NaOH एक्वस फॉर्म में, Zn सॉलिड फॉर्म में, और तो ये बनेगा Na2ZNO2 सॉलिड में और ये H2 गैस में बन जाएगा। सोडियम जिंकेट, ये है सोडियम जिंकेट है। आप देखें कि अपक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अपक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ में कैसे अपक्रिया करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना। 2 प्रणाली लीजिए, 2 प्रणाली लेना है। उसके बाद में ये और बी नामांकित कीजिए।
ये में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डालें। उसके बाद में Na2CO3 दीजिए एवं प्रश्नावली बी में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 दीजिए। दोनों प्रश्नावली में लगभग 2 ml तनु HCl मिलाइए। अपने क्या निरीक्षण किया? चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का विलयन से प्रवाहित कीजिए एवं अपने परीक्षण को अभिलेखित कीजिए। उपयुक्त क्रियाकलाप में होने वाले अपक्रियाओं को इस प्रकार लिखा जा सकता है। Na2CO3 ये सॉलिड है प्लस 2HCl एक्वस फॉर्म में है, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा NaCl और ये H2O बन जाएगा H2O, फिर CO2 गैस निकल जाएगी। ये एक्वस फॉर्म में हो जाएगा और ये जल बन जाएगा और ये गैसियस फॉर्म में हो जाएगा। प्रश्नावली NaHCO3 सॉलिड में है HCl, फिर ये कैसा बन जाएगा? NaCl फिर H2O फिर CO2 गैस में बन जाएगा। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रभावित कीजिए। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है उससे चूने के पानी से प्रभावित कीजिए। फिर क्या लगेगा? चूने का पानी लेंगे, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड से उससे क्रिया कराएंगे, तो क्या बनेगा? CaCO3, उसके बाद में जल बनेगा। ये सॉलिड रहेगा और ये लिक्विड फॉर्म है। चूने का पानी सफ़ेद अवक्षेप में। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अपक्रिया होती है। जब ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो निम्न अपक्रिया होगी। ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में, फिर जल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनेगा? CaHCO3 का होल ट्वाइस एक्वस फॉर्म में, ये जल में विलयशील होगा। चूना पत्थर, लाइमस्टोन, खड़िया, चाक एवं संगमरमर, मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके संगल, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इस अपक्रिया को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, जैसे कि धात कार्बोनेट, उसके बाद में क्या बनाए? धात हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बनाएंगे? ये अम्ल बनाएंगे, अम्ल, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाएंगे। अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अपक्रिया करते हैं? प्रश्नावली में लगभग 2 ml NaOH का घोल लीजिए एवं उसमें 2 बूंदे फिनाप्थिलीन विलयन डालिए। विलयन का रंग क्या होगा? इस विलयन में एक बूंद HCl विलयन मिलाइए। क्या अपक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया? अम्ल मिलाने के बाद फिनाप्थिलीन का रंग क्यों बदल गया? अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदें मिलाइए। क्या फिनाप्थिलीन की पुनः गुलाबी रंग का हो गया? आप विचार से ऐसा क्यों होता है? उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने परीक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक के द्वारा अम्ल का प्रेक्षित प्रभाव समाप्त हो जाता है। यानी कि अगर क्षारक है तो अम्ल डाल देंगे तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, अगर अम्ल है तो क्षारक डाल देंगे तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। NaOH एक्वस फॉर्म में, फिर उसके बाद में HCl, तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। अम्ल एवं क्षारक की अपक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण एवं जल बनते हैं। जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है तथा इन्हें उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अपक्रिया कैसे कहते हैं? जब अम्ल एवं क्षारक की अपक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण एवं जल बनते हैं तो इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। समानतः उदासीनीकरण अपक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि क्षारक और अम्ल जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, जैसे कि NaOH प्लस HCl, तो NaCl प्लस H2O ये बनेगा। अम्लों के साथ में धात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया किस प्रकार होती है? बीकर की कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए एवं हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु HCl अम्ल मिलाइए। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? आप देखेंगे कि विलयन का रंग नीले हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाएगा। विलयन का नीला रंग अपक्रिया में कॉपर सिकन क्लोराइड के बनने का कारण होता है। धात ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अपक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि धात ऑक्साइड उसके बाद में अम्ल जब आपस में अपक्रिया करते हैं तो ये लवण और जल बनाते हैं।
अब उपरोक्त अपक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षारक एवं अम्ल की अपक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्षारक के साथ में धात्विक ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया किस प्रकार होती है? क्रियाकलाप 2.5 में अपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी के बीच हुई अपक्रिया देखी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण कर लेता है। चूंकि ये क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अपक्रिया के समान है, अतः ये एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड कैसे प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानता है? अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है? हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातुओं के साथ अपक्रिया करके सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जब धातुओं के साथ अपक्रिया होती है तो सभी अम्ल होते हैं जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों के हाइड्रोजन होता है। सभी अम्लों में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। आइए क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। ग्लूकोज लगे, फिर अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। एक कार्क पर 2 कीले लगाकर कार्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। चित्र 2.3 के अनुसार कीलो को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब एवं स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इस क्रिया को तनु अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। आपने क्या परीक्षण किया? इन परीक्षणों को ग्लूकोज एवं अल्कोहल के विलयनों के साथ अलग अलग दोहराइए। अब आपने क्या परीक्षण किया? बल्ब क्या प्रत्येक स्थिति में जलता है? इस एक्सपेरिमेंट को स्वयं न करें, कृपया करके इस एक्सपेरिमेंट को स्वयं न करें, टीचर की सहायता से कर सकते हैं। जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है। बल्ब, 6 वोल्ट की बैटरी, स्विच, बीकर, उसके बाद में इसमें कील, तनुकृत अम्लीय विलयन, रबड़ का कार्क। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है जैसा कि चित्र 3 में दिखाया गया है, परंतु आप ये देखेंगे कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत चालन नहीं करते। बल्ब के जलने से ये पता चलता है कि इस विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है। अम्लों में धनायन H+ तथा ऋणायन जैसे H+ HCl में Cl-, HNO3 में NO3-, CH3COOH में CH3COO-, H2SO4 में SO4 होते हैं। चूँकि अम्ल में उपस्थित धनायन H+ है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ एक्वस उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन H+ एक्वस उत्पन्न करता है तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इस क्रियाकलाप के परिणामों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का विलयन कैसा होता है? क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन होते हैं? HCl गैस का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है? 2.9 एक स्वच्छ एवं शुष्क प्रणाली में 1 ग्राम गैस 1 ग्राम ठोस NaCl लीजिए तथा चित्र 2.4 के अनुसार क्रियाकलाप 2.9 एक स्वच्छ एवं शुष्क प्रणाली में लगभग 1 ग्राम ठोस NaCl लीजिए तथा चित्र 2.4 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। प्रणाली में कुछ मात्रा में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। आपने क्या परीक्षण किया? क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है? इस प्रकार उत्सर्जित गैस की सूखी तथा नम नीले लिटमस पत्र द्वारा जांच कीजिए। किस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित होगा? उपयुक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न के अम्लीय गुण के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। शुष्क HCl गैस HCl विलयन। अध्यापक के लिए निर्देश: यदि जलवायु अत्यधिक आर्द्र हो तो गैस को शुष्क करने के लिए अपने कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली से गैस प्रवाहित करना होगा।
इस प्रयोग में यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं होते हैं। HCl plus H2O gives out H3O। हमने हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ एक्वस या हाइड्रोनियम आयन H3O+ से दर्शाना चाहिए। H+ H2O gives out H3O+, हाइड्रोनियम आयन। हमने देखा कि अम्ल जल में H3O+ अथवा H+ एक्वस आयन देते हैं। आइए देखें कि किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। अगर क्षारक को जल में घोलेंगे तो क्या होगा। ये एक क्षारक है, NaOH सॉलिड फॉर्म में है। अब इसको जल इसमें मिलाएंगे तो क्या होगा, Na+ एक्वस फॉर्म में और OH- एक्वस फॉर्म में। ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। फिर ये एक दूसरा क्षारक है KOH सॉलिड में, और इसमें जल ऐड करेंगे तो क्या होगा, K+ आयन अलग हो जाएंगे और OH- आयन एक्वस फॉर्म में ये भी अलग हो जाएंगे। MgOH का होल ट्वाइस जल में घोलने पर क्या होता है, Mg+2+ अलग हो जाएंगे और 2OH- एक्वस फॉर्म में अलग हो जाएगा। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH- आयन उत्पन्न करते हैं, यानी कि अगर क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उसको क्षार कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। क्या आप जानते हैं कि जो सभी क्षारक होते हैं जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जब जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील क्षारक होता है उसको क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति संक्षारक होती हैं। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए। इनको कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। सारणी 2.1 में कौन सा क्षारक या क्षार है। अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ एक्वस तथा सभी क्षारक OH- एक्वस उत्पन्न करते हैं। अतः अब हम उदासीनीकरण अपक्रिया को निम्नलिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल क्षारक क्या बनेंगे, लवण और जल बनेंगे। ये H और MOH, ठीक है, तो क्या बनेंगे, लवण और जल बनेंगे। H+ OH- एक्वस फॉर्म में तो क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है। आइए देखें कि अम्ल एवं क्षारक जल में मिलाने पर क्या होता है। आइए देखें कि अम्ल और क्षारक को जल में मिलाएंगे तो क्या होगा। अम्ल और क्षारक को किस में मिलाएंगे, जल में मिलाएंगे तो क्या होगा। अम्ल लेंगे और क्षारक लेंगे और जल में मिला देंगे तो क्या होगा। क्रियाकलाप 2.10, एक बीकर में 10 ml जल, यानी कि एक बीकर लेंगे उसके बाद में उसमें 10 ml जल लेंगे। इनमें कुछ बूंदे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की डालकर बीकर धीरे धीरे घुमाइए। इनमें क्या करेंगे, कुछ बूंदे H2SO4 के यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के डालकर उसको बीकर को धीरे धीरे घुमाना है। बीकर के आधार को स्पर्श कीजिए। बीकर के आधार को स्पर्श करें। क्या तापमान में कोई परिवर्तन है, पूछना कि क्या तापमान में कोई परिवर्तन हुआ। ये प्रक्रिया क्या ऊष्माक्षेपी या अथवा ऊष्माशोषी है। ये पूछ रहा कि ये प्रक्रिया कैसी है, ऊष्माशोषी है कि ऊष्माक्षेपी है। उपयुक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में दोहराइए। ये उपयुक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराइए और प्रेक्षण को लिखिए। जल में अम्ल एवं क्षारक को घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में शांत नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अगर जल में अगर हम शांत नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएं तो बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे और जल को हमेशा हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। शांत अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन, डिब्बा तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह 2.5 में प्रदर्शित पर ध्यान दीजिए। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3
ओ प्लस ओ एच माइनस में प्रगत इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। एवं अम्ल एवं क्षारक तनुकृत होते हैं। अम्ल एवं क्षारक के विलयन में कितने प्रबल होते हैं? हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने H+ अथवा OH- आयनों के विलयन की सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है? इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है का उपयोग कर ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। किसी विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, उसको pH स्केल कहते हैं। इस pH में P सूचक है। P मीन्स होता है पूर्णांक पूर्ण टेस्ट, जो एक जर्मन शब्द का अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है शक्ति। इस pH स्केल से समानता 0 अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारकीय अथवा pH को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा pH को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए कि जो किसी विलयन की अम्लता एवं क्षारकता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH उतना ही कम होगा। यानी कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH भी उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन को pH का मान 7 होगा। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो ये अम्लीय होगा। यानी कि उदासीन विलयन में pH का मान 7 होगा, pH मतलब 7 से कम है तो अम्लीय होगा और 7 से अधिक है तो क्षारकीय होगा। pH मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो ये विलयन OH- की सांद्रता में वृद्धि दर्शाते हैं, अर्थात ये क्षार की शक्ति बढ़ जाती है। pH सार्वत्रिक सूचक अंतर भाषित पेपर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। 7 से कम ये क्या होगा? अम्लीय होगा। उदासीन 7 होगा और बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति होगी। अगर बढ़ती हुई होगी तो क्षारक प्रकृति होगी। अम्ल तथा क्षारक की सख्त विलयन जल में क्रमशः H+ आयन अथवा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम सामान्य सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे एक मोलर विलयन लेते हैं तो वो विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जो अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं उसे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहेंगे। यानी कि जो कम H+ आयन उत्पन्न करेंगे उसको दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। क्या आप ये बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होते हैं? दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है? क्या पौधों एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं? हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। जो हमारा शरीर होता है 7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो ये अम्लीय वर्षा कहलाती है। यानी कि जब अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जब वर्षा का मान pH मान 5.6 से कम हो जाती है उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के pH का मान कम हो जाता है। जब अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में आ जाता है तो उसको जो नदी का जल होता है उसका pH मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों का उत्तर जीवता कठिन हो जाता है। यानी उस नदी में जो जलीय जीवधारी होते हैं, जो जल में रहने वाले जीवधारी, उसके उत्तर जीवता जो उसमें रहते हैं उनकी कठिन हो जाती है। उनकी उत्तर जीवता कठिन हो जाती है, वो आसानी से नहीं रह पाते हैं। दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ। शुक्र वीनस का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे सफेद एवं पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि
इस ग्रह पर जीवन संभव है? आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? अच्छी उपज के लिए पौधों का एक विशिष्ट पीएच प्राप्त की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों की मिट्टी एकत्र कीजिए तथा क्रियाकलाप 2.12 के अनुसार उनके पीएच की जांच कीजिए। इस बात पर ध्यान दीजिए कि जहाँ की से मिट्टी ले रहे हैं वहाँ कौन सा पौधे उपज रहे हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे पाचन तंत्र जो होते डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, इसका पीएच कितना होता है? ये अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी जो हमारा पेट होता है, स्टमक होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है। ये उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है ये भोजन को पचाने में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। जब अपच हो जाती है यानी इंडाइजेशन हो जाता है तो हमारे पेट में क्या अम्ल यानी एसिडिटी उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हम उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव, जिसके कारण क्या होता है उदर यानी कि स्टमक में दर्द होता है और जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए हम एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपको अवश्य सुझाया होगा, आपने अवश्य सुझाया होगा। ये एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा की उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, पीएच परिवर्तन के कारण दंत खराब हो जाते हैं यानी कि दंत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्षय मतलब खराब हो जाते हैं। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर पीएच धातु का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत जो होते हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। दांतों का एनेमल दंतवल्क यानी कि जो दांतों का एनेमल होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं दंतवल्क, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैल्शियम फास्फेट या क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, जो कि शरीर का सबसे, जैसे क्वेश्चन पूछा है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो एनिमल है। ये जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर ये संचारित हो जाता है। मुंह की अगर मान 5.5 से अगर कम हो जाएगा तो ये संचारित हो जाएगा यानी खराब हो जाएगा। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया है, यानी कि भोजन के बाद में हम तुरंत मुंह साफ कर लें, कुल्ला कर लें पानी से। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जाता है। यानी कि मुंह की सफाई से जो क्षारकीय दंत मंजन होते हैं उसका उपयोग से हम अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जाता है, जिसके कारण परिणामस्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। पशुओं एवं पौधे द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? तो मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। यानी डंक मारे हुए अंग पर हम बेकिंग सोडा या दुर्बल क्षारक उपयोग कर लेंगे तो ये आराम मिल जाएगा। नेटल के डंक मारने वाले बाल मेथेनाइक अम्ल छोड़ देते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। क्या आप जानते हैं कि प्रकृति उदासीनी के विकल्प देती है? जो प्रकृति होती है उदासीनीकरण के विकल्प देते हैं। नेटल एक शाकीय पौधा है, पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इस बालों से मेंजैइक अम्ल का स्राव होता है, मतलब मेंजैइक अम्ल निकलता है, ये दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डाक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? आप जब जान गए कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे के छू जाने पर आपको क्या करना होगा? क्या आप ऐसे ही प्रारंभिक इलाज जानते हैं तो डंक लगने पर प्रभावी हो? प्राकृतिक स्रोत अम्ल। सिरका ये एसिडिक अम्ल होता है। प्राकृतिक स्रोत
दूध, खट्टा दूध, दही, ये लैक्टिक अम्ल। संतरा सेट्रिक अम्ल होता है। प्राकृतिक स्रोत नींबू और सेट्रिक अम्ल अम्ल। संतरा इमली टैटरिक अम्ल, चींटी का डंक। प्राकृतिक स्रोत और सॉरी इसको इस तरह से पढ़ेंगे। सारणी 2.3 में कुछ प्राकृतिक अम्ल इस प्रकार हैं। प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिरका, संतरा, इमली, टमाटर, ये प्राकृतिक स्रोत है। अम्ल एसिडिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टैटरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। प्राकृतिक स्रोत ये खट्टा दूध, दही से बनता है। नींबू, चींटी का डंक, नेटल का डंक। और अम्ल लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मेथेनाइक अम्ल और मेथेनाइक अम्ल। लवण के संबंध में अधिक जानकारी। पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा लवण यानी साल्ट के निर्माण होते देखा होगा। आइए इनके निर्माण गुणधर्म एवं उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। लवण परिवार। नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एवं अमोनियम क्लोराइड। उन अम्लों एवं क्षारक की पहचान कीजिए जबकि जिससे उपयुक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को साल्ट को एक परिवार का कहा जाता है। जैसे NaCl एवं Na2SO4 सोडियम लवण के परिवार का है। इसी प्रकार NaCl एवं KCl क्लोराइड लवण के परिवार का है। लवण या साल्ट का pH इस प्रकार होता है। निम्नलिखित साल्ट के नमूने एकत्रित कीजिए। सोडियम क्लोराइड, परबल अम्ल एवं परबल क्षारक के लवण के pH का मान 7 होता है तथा उदासीन होते हैं। ये परबल अम्ल और परबल क्षारक जो क्षारक होते हैं इसका मान जो होता है 7 होता है और ये उदासीन होते हैं। जबकि परबल अम्ल के एवं परबल क्षारक के लवण के pH का मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। 7 से कम होगा तो अम्लीय होंगे और 7 से अधिक होगा तो क्षारकीय होंगे। साधारण नमक से रसायन। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यानी कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड से बनाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड बनेगा। ऊपर के क्रियाकलापों में आपने देखा होगा कि उदासीन लवण हैं। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण यानी साल्ट घुले होते हैं। इन लवणों साल्ट से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। यानी कि जो लवण होते हैं इनसे क्या अलग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप किया होता है। बड़े आकार के क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इन्हें खनिज नमक कहते हैं। ये खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसके स्वतंत्रता संग्राम में नमक क्यों महत्वपूर्ण प्रतीक था? साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। इन प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थों के बनाने के लिए किया जाता है, निर्माण के लिए किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इसके निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। जो इसके निर्मित उत्पाद जो होते हैं ये क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। इसको इसलिए क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे NaCl और जल तो NaOH प्लस Cl2H2। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती क्लोरीन गैस जो होती है एनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। जो क्लोरीन गैस होती है जो एनोड पर मुक्त होती है और जो हाइड्रोजन गैस होती है कैथोड पर मुक्त होती है।
कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। कैथोड पर किसका निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीन उत्पादों उपयोगी हैं। तीन उत्पाद उपयोगी NaOH, Cl2, H2। इन उत्पादों के विभिन्न उपयोग का को इस प्रकार दर्शाता है। Cl - OH - Na+ और H+। ठीक है। विरंजक चूर्ण। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण करते हैं। जो जलीय सोडियम क्लोराइड होते हैं वो लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण करते हैं। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल्टवाइज पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल्टवाइज पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है। यानी कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है? CaOCl2 है। यद्यप वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल है। CaOH का होल्टेज प्लस Cl2 जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण प्लस H2O। विरंजक चूर्ण का उपयोग किस प्रकार होता है? विरंजक चूर्ण से वस्त्र उद्योगों में सूती लिनेन के विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री के साफ कपड़ों का विरंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पीने वाले जल के जीवाणु से मुक्त करने, पीने वाले पानी को जीवाणु से यानी कि बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का, यानी कि CaOCl2 का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक व रासायनिक का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एवं मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, तो क्या बनेगा? NH4 और बनेगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनियम सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, ये अमोनियम सोडियम क्लोराइड है, ये अमोनियम सोडियम क्लोराइड, ये है हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्रियाकलाप 2.14 में क्या आप सोडियम को हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH का मान की जांच की थी? क्या आप ये संबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अपक्रिया होती है। 2NaHCO3 को उष्मा देंगे तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा बनाने में जो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टेरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर का उपयोग गर्म किया जाता है, तो ये जल में मिलाया जाता है तो निम्न अपक्रिया होती है। NaHCO3 प्लस H प्लस गिव्स आउट CO2 प्लस H2O प्लस अम्ल का सोडियम लवण किसी अम्ल से। इस अपक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठाया फूल उभर जा सकता है तथा इसमें मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटी एसिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। धोने का सोडा, धावन सोडा। धावन सोडा का फार्मूला है Na2CO3 × 10H2O। धोने का सोडा है धावन सोडा। एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। आप ऊपर
देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा का गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त किया जा सकता है। ये भी एक क्षारकीय लवण है। Na2CO3 प्लस H2 प्लस 10H2O, Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बनाया। 10H2O क्यों क्या दर्शाता है? ये एक Na2CO3 को आर्द्र बनाता है। हम इसका जवाब अगले भाग में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन होते हैं। धोने के सोडे का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, ग्लास, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वाथन नली में गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? क्वाथन नली में क्रियाकलाप 2.15 कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वाथन नली में गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या होगा? क्वाथन नली में क्या जल की बूंदें नजर आती हैं? ये कहाँ से आई? गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2-3 बूंदें डालिए। आप क्या परीक्षण करते हैं और कॉपर सल्फेट का रंग नीला वापस आ जाता है? क्रिस्टल का जल हटाना, बर्नर लेंगे, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल लेंगे, जल की बूंदें, क्वाथन नली और पकड़ने के लिए चिमटा लेंगे। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो ये जल हट जाता है एवं लवण का रंग सफ़ेद हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का रंग नीला रंग वापस आ जाता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2O है। क्या आप बता सकते हैं कि Na2CO3 × 10H2O का अणु आर्द्र है या नहीं? जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इनमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है। अब हम इस लवण के उपयोग पर ध्यान देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट CaSO4 आर्द्र हाइड्राइड हेमीहाइड्राइड बनाता है। इसे POP प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी फूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में सफ़ेद चूड़ होता है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस प्रदान करता है। CaSO4 × 12H2O प्लस 1/2H2O रिएक्टेंट ये है CaSO4 × 2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जिप्सम। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। जल का अणु कैसे होता है? CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने में, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। पता करें कि कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्राइड को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। आपने क्या सीखा? अम्ल क्षारक सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं जिसका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। विलयन में H+ आयन के निर्माण एक्वस आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। विलयन में OH- एक्वस आयन के कारण निर्माण से ही पदार्थ की प्रकृति जो होती है वो क्षारकीय होती है।
जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ में अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है, साथ ही संगत लवण का निर्माण भी करता है। जब क्षारक किसी धातु से अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ साथ एक लवण का निर्माण भी करता है, जिसका ऋण आयन एक धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणु से संयुक्त रूप से निर्मित होता है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो ये संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल उत्पन्न करता है। जल में अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन विद्युत का चलन करते हैं, क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। अम्ल या क्षारक को प्रबलता की जांच OH pH 0 से 14 स्केल के उपयोग से किया जाता है, जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप होती है। एक उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है तो इसे उदासीन। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, इसे क्षारकीय। जो क्षारकीय होता है pH मान 7 से अधिक होता है, जो 7 होता है pH मान, उसे उदासीनी विलयन बोलेंगे। सभी जीवों में उपापचय की क्रिया pH की एक इष्टतम सीमा में होती है। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। हमारा दैनिक जीवन एक उद्योगों में लवण के कई उपयोग हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में कमेंट करना ना भूलें।